एसडीएम रवीश गुप्ता के नोट्स को पढ़ेंगे। यहाँ पे सरकारी और शासकीय पत्र की डेफिनेशन दी है, उसको वहाँ से शुरू करते हैं। तो डेफिनेशन है सरकारी या शासकीय पत्र सरकार के कामकाज में प्रयुक्त होने वाले पत्र सरकारी पत्र कहलाते हैं। सरकार के कामकाज में प्रयुक्त होने वाले पत्र सरकारी पत्र कहलाते हैं। अर्थात सरकारी कामकाज से संबंध रखने वाले ऐसे पत्र जिनके माध्यम से सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों को अधीनस्थ विभागों और कार्यालयों को प्रेषित किया जाता है, सरकारी पत्र या शासकीय पत्र कहा जाता है। अर्थात सरकारी कामकाज से संबंध रखने वाले ऐसे पत्र जिनके माध्यम से सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों को अधीनस्थ विभागों और कार्यालयों को प्रेषित किया जाता है, सरकारी पत्र या शासकीय पत्र कहा जाता है। सामान्यतः सरकारी पत्रों का प्रयोग किसी नीतिगत निर्णय, वित्तीय स्वीकृति, कर्मचारियों के वेतन भत्ते एवं सेवा नियमों के संबंध में सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों की सूचना एवं उनके क्रियान्वयन की जानकारी देने तथा लेने के लिए किया जाता है। सामान्यतः जो सरकारी पत्रों का प्रयोग है वो किसी नीतिगत निर्णय, वित्तीय स्वीकृति, कर्मचारियों के वेतन भत्ते एवं सेवा नियमों के संबंध में सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों की सूचना एवं उनके क्रियान्वयन की जानकारी देने तथा लेने के लिए किया जाता है। सरकारी पत्रों के माध्यम से एक देश का दूसरे देश से पत्राचार, केंद्र सरकारों और राज्य सरकारों से में पत्राचार, एक सरकारी विभाग द्वारा दूसरे विभाग को लिखे जाने वाले पत्र, एक विभाग अथवा प्रधान कार्यालय द्वारा अपने अधीनस्थ कार्यालयों को भेजे जाने वाले पत्र सरकारी पत्र के अंतर्गत आते हैं। सरकारी पत्रों के माध्यम से एक देश का दूसरे देश से पत्राचार, केंद्र सरकारों और राज्य सरकारों में पत्राचार, एक सरकारी विभाग द्वारा दूसरे विभाग को लिखे जाने वाले पत्र, एक विभाग अथवा प्रधान कार्यालय द्वारा अपने अधीनस्थ कार्यालयों को भेजे जाने वाले पत्र सरकारी पत्र के अंतर्गत आते हैं। सरकारी पत्र की विशेषताएं। पहला, सरकारी पत्र पूरी तरह से औपचारिक होते हैं, उनमें व्यक्तिगत परिचय और पहचान की झलक नहीं होती। सरकारी पत्र पूरी तरह से औपचारिक होते हैं, उनमें व्यक्तिगत परिचय और पहचान की झलक नहीं होती। दूसरा, यह संक्षिप्त और संतुलित होते हैं तथा शब्दों का नपा-तुला प्रयोग किया जाता है। यह संक्षिप्त और संतुलित होते हैं तथा शब्दों का नपा-तुला प्रयोग किया जाता है। इनमें राजभाषा की शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। चौथा, सरकारी पत्र प्राय सरकार के सचिव के द्वारा अधीनस्थों या अन्य विभागों को भेजे जाते हैं। सरकारी पत्र प्रायः सरकार के सचिव के द्वारा अधीनस्थों या अन्य विभागों को भेजे जाते हैं। पाँचवां, सरकारी पत्र में एक आदेश या सूचना एक ही पैरे में लिखी जाती है। सरकारी पत्र में एक आदेश या सूचना एक ही पैरे में लिखी जाती है। यदि दूसरी बात लिखी जानी है तो 2 नंबर डालकर दूसरे पैराग्राफ का प्रयोग किया जाता है। यदि दूसरी बात लिखी जानी है तो 2 नंबर डालकर दूसरे पैराग्राफ का प्रयोग किया जाता है। छठवां, पत्र लेखन सामान्यतः यह लिखकर पत्र प्रारंभ करता है कि मुझे आपको यह लिखने सूचित करने अनुरोध करने का निर्देश आदेश हुआ है कि। पत्र लेखन सामान्यतः यह लिखकर पत्र प्रारंभ करता है कि मुझे आपको यह लिखने, सूचित करने, अनुरोध करने का निर्देश आदेश हुआ है कि। इस तरह से शुरू होता है। फिर 7वां पॉइंट है, सरकारी पत्र हमेशा अन्य पुरुष में लिखा जाता है। सरकारी पत्र हमेशा अन्य पुरुष में लिखा जाता है। मैं तथा हम सर्वनाम का प्रयोग नहीं होता है। सरकारी पत्र हमेशा अन्य पुरुष में लिखा जाता है। मैं तथा हम सर्वनाम का प्रयोग नहीं होता है। इसका वैधानिक महत्व होता है और इसे न्यायालय में दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। इसका वैधानिक महत्व होता है और इसे न्यायालय में दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत किया जा
सकता है। सरकारी पत्र के प्रमुख भाग हैं। सरकारी पत्र के प्रमुख भाग हैं पत्र, पहले इसका एक फॉर्मूला शॉर्ट में लिखा हुआ है, ओ स रा स पे ली अ वे। तो ओ का मतलब है औपचारिक, स का मतलब है संक्षिप्त और संतुलित, रा का मतलब है राजभाषा की शब्दावली, फिर स का मतलब है सचिव के द्वारा अधीनस्थों, फिर पै का मतलब है पैराग्राफ, फिर उसके बाद ये है ली, तो मुझे आपको यह लिखने, सूचित करने, अनुरोध करने का आदेश हुआ है कि, ये लिखा जाएगा। फिर अ माने है अन्य पुरुष में लिखा जाता है, और वे माने है वैधानिक महत्व होता है, इसका वैधानिक महत्व होता है। ठीक है, ये शॉर्ट है, इसको याद करने का तरीका। सरकारी पत्र के प्रमुख भाग। सरकारी पत्र के प्रमुख भाग: पत्र संख्या, विभाग का नाम, स्थान और तिथि। तो पहला है पत्र संख्या, दूसरा है विभाग का नाम, तीसरा है स्थान और तिथि, चौथा है प्रेषक का पद तथा पता, पांचवा है सेवा में पाने वाले का नाम, छठवां है विषय, सातवां है अभिवादन, आठवां है पत्र का मुख्य भाग, नौवां है पत्रांत व्यवहारिकता भवदीय औपचारिक समाप्ति। तो पत्रांत व्यवहारिकता भवदीय औपचारिक समाप्ति। प्रेषक के हस्ताक्षर व पदनाम, 10वां है प्रेषक के हस्ताक्षर व पदनाम, 11वां है संलग्नक, 12वां है टाइपिस्ट के हस्ताक्षर। परिपत्र, नेक्स्ट है परिपत्र। परिपत्र सरकारी पत्राचार का ही एक प्रकार है। सरकार के कामकाज में भी इसका प्रयोग है। जब कोई परिपत्र सरकारी पत्राचार का ही एक प्रकार है। सरकार के कामकाज में भी इसका प्रयोग है। जब कोई सरकारी पत्र एक साथ अनेक लोगों अधिकारियों अथवा विभागों को भेजा जाता है तो परिपत्र कहलाता है। जब कोई सरकारी पत्र एक साथ अनेक लोगों, अधिकारियों अथवा विभागों को भेजा जाता है तो परिपत्र कहलाता है। परिपत्र कभी कभी किसी विभाग या मुख्य कार्यालय द्वारा अधीनस्थ कार्यालय को भेजे जाते हैं। परिपत्र कभी कभी किसी विभाग या मुख्य कार्यालय द्वारा अधीनस्थ कार्यालय को भेजे जाते हैं। जब विषय एक हो, प्रेषक एक हो और पत्र पाने वाले अलग अलग लेकिन अनेक हों, तब सरकारी पत्र ही परिपत्र बन जाता है। जब विषय एक हो, प्रेषक एक हो और पत्र पाने वाले अलग अलग लेकिन अनेक हों, तब सरकारी पत्र ही परिपत्र बन जाता है। जब एक ही आदेश, निर्देश, सूचना का संबंध सरकार के कई विभागों से रहता है, तब सबको अलग अलग लिखने के बजाय एक परिपत्र भेज दिया जाता है। जब विषय एक हो, प्रेषक एक हो और पत्र पाने वाले अलग अलग लेकिन अनेक हों, तब सरकारी पत्र ही परिपत्र बन जाता है। जब एक ही आदेश, निर्देश, सूचना का संबंध सरकार के कई विभागों से रहता है, तब सबको अलग अलग लिखने के बजाय एक परिपत्र भेज दिया जाता है। संक्षेप में, जब कोई शासकीय पत्र, कार्यालय ज्ञापन एक साथ अनेक प्रेषितियों को भेजा जा रहा हो तो उसे परिपत्र कहा जाता है। संक्षेप में, जब कोई शासकीय पत्र, कार्यालय ज्ञापन एक साथ अनेक प्रेषितियों को भेजा जा रहा हो तो उसे परिपत्र कहा जाता है। अतः स्पष्ट है कि आवश्यकता अनुसार परिपत्र शासकीय पत्र, कार्यालय ज्ञापन अथवा ज्ञापन तीनों रूपों में लिखा जा सकता है। आवश्यकता अनुसार जो परिपत्र होता है वह शासकीय पत्र, कार्यालय ज्ञापन अथवा ज्ञापन तीनों रूपों में लिखा जा सकता है। विशेषताएं क्या हैं परिपत्र की? विशेषताएं हैं, पहली, परिपत्र का प्रारूप रूप, रचना शैली सरकारी पत्र जैसी होती है। दोनों में अनेक समानताएं हैं, दोनों के अंग भी समान हैं। परिपत्र का प्रारूप रूप, रचना शैली सरकारी पत्र जैसी होती है। दोनों में अनेक समानताएं हैं, दोनों के अंग भी समान हैं। परिपत्र का दूसरी विशेषता, परिपत्र कभी भी नीचे से ऊपर की ओर नहीं भेजे जाते। परिपत्र कभी भी नीचे से ऊपर की ओर नहीं भेजे जाते। यह उच्चाधिकारी द्वारा अधीनस्थ अधिकारियों अथवा प्रमुख विभाग की ओर से नीचे के विभागों को भेजे जाते हैं।
यह उच्चाधिकारियों द्वारा अधीनस्थ अधिकारियों अथवा प्रमुख विभाग की ओर से नीचे के विभागों को भेजे जाते हैं। तीसरा, इन्हें लिखते समय ऊपर बीच में परिपत्र लिखना अनिवार्य है। इन्हें लिखते समय ऊपर बीच में परिपत्र लिखना अनिवार्य है। चौथा, सरकारी पत्र किसी एक विभाग या अधिकारी को भेजे जा सकते हैं, जबकि परिपत्र का प्रयोग एक व्यक्ति या कार्यालय के लिए नहीं किया जा सकता है। सरकारी जो पत्र होते हैं किसी एक विभाग या अधिकारी को भेजे जा सकते हैं, जबकि परिपत्र का प्रयोग एक व्यक्ति या कार्यालय के लिए नहीं किया जा सकता। पाँचवां, परिपत्र में जारी करने वाले अधिकारी का पदनाम एवं हस्ताक्षर होने चाहिए। परिपत्र में जारी करने वाले अधिकारी का पदनाम एवं हस्ताक्षर होने चाहिए। परिपत्र छठवां है, परिपत्र जिन कार्यालयों एवं व्यक्तियों को जारी किया गया है उनका उल्लेख पृष्ठांकन में क्रमबद्ध होना चाहिए। परिपत्र जिन कार्यालयों एवं व्यक्तियों को जारी किया गया है उनका उल्लेख पृष्ठांकन में क्रमबद्ध होना चाहिए। अर्धशासकीय पत्र। नेक्स्ट टॉपिक है अर्धशासकीय पत्र। अर्धशासकीय पत्र सरकारी पत्र का ही एक उपभेद है। अर्धशासकीय पत्र सरकारी पत्र का ही एक उपभेद है। इसका भी सरकार के कामकाज में प्रयोग होता है। अर्धशासकीय पत्र किसी कार्यालय के अधिकारी द्वारा किसी अन्य कार्यालय के अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से लेकिन सरकारी कार्य हेतु ही प्रेषित किए जाते हैं। अर्धशासकीय पत्र किसी कार्यालय के अधिकारी द्वारा किसी अन्य कार्यालय के अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से लेकिन सरकारी कार्य हेतु ही प्रेषित किए जाते हैं। यह पत्र प्रायः संबंधित कार्यालयों से कार्य अधिक्य अथवा किसी अन्य कारणों से सही समय पर मांगी गई वांछित सूचना न मिलने और कार्यालयों की ओर से अनुस्मारक भेजने पर भी उचित उत्तर प्राप्त न होने की दशा में भेजे जाते हैं। यह पत्र प्रायः संबंधित कार्यालयों से कार्य आधिक्य अथवा किसी अन्य कारणों से सही समय पर मांगी गई वांछित सूचना न मिलने और कार्यालय की ओर से अनुस्मारक भेजने पर भी उचित उत्तर प्राप्त न होने की दशा में भेजे जाते हैं। इनका उद्देश्य किसी कार्य संपादन की ओर से विशेष ध्यान आकर्षित कर संबंधित सूचना का संप्रेषण करना होता है। इनका उद्देश्य किसी कार्य संपादन की ओर से विशेष ध्यान आकर्षित कर संबंधित सूचना का संप्रेषण करना होता है। इस प्रकार अर्धशासकीय पत्र कार्यालय अधीक्षकों अथवा अन्य संबंधित अधिकारियों की व्यक्तिगत रुचि के भी विषय होते हैं। इस प्रकार अर्धशासकीय पत्र कार्यालय अधीक्षकों अथवा अन्य संबंधित अधिकारियों की व्यक्तिगत रुचि के भी विषय होते हैं, क्योंकि एक अधिकारी द्वारा किसी अन्य अधिकारी को अर्धशासकीय पत्र मित्रतापूर्ण भाषा में अंशतः अनौपचारिक रूप से लिखे जाते हैं। अतः इस प्रकार जो अर्धशासकीय पत्र होते हैं वह कार्यालय अधीक्षकों अथवा अन्य संबंधित अधिकारियों की व्यक्तिगत रुचि के भी विषय होते हैं, क्योंकि एक अधिकारी द्वारा किसी अन्य अधिकारी को अर्धशासकीय पत्र मित्रतापूर्ण भाषा में अंशतः अनौपचारिक रूप से लिखे जाते हैं। अर्धशासकीय पत्र की विशेषताएं। पहली विशेषता है अर्धशासकीय पत्र एक अधिकारी द्वारा दूसरे अधिकारी को लिखा जाता है, न कि एक विभाग द्वारा दूसरे विभाग को। अर्धशासकीय पत्र एक अधिकारी द्वारा दूसरे अधिकारी को लिखा जाता है, न कि एक विभाग द्वारा दूसरे विभाग को। दूसरी विशेषता है यह पत्र किसी गोपनीय कार्य अथवा विशेष आवश्यक कार्य के संदर्भ में ध्यान आकृष्ट कर कार्रवाई हेतु लिखा जाता है। यह पत्र किसी गोपनीय कार्य अथवा विशेष आवश्यक कार्य के संदर्भ में ध्यान आकृष्ट कर कार्रवाई हेतु लिखा जाता है। अर्धशासकीय पत्र प्रायः समान स्तर के अधिकारियों के मध्य ही लिखा जाता है। अर्धशासकीय पत्र प्रायः समान स्तर के अधिकारियों के मध्य ही लिखा जाता है। अर्धशासकीय पत्र पर सर्वप्रथम दाईं ओर अर्धशासकीय पत्र संख्या तथा उसके नीचे विभाग व अनुभाग का नाम लिखा जाता है। तो चौथा विशेषता है अर्धशासकीय पत्र पर सर्वप्रथम दाईं ओर अर्धशासकीय पत्र संख्या
तथा उसके नीचे विभाग व अनुभाग का नाम लिखा जाता है। 5वां है, इसके उपरांत बाईं ओर संबंधित प्रेषक अधिकारी का नाम लिखा जाता है। इसके उपरांत बाईं ओर संबंधित प्रेषक अधिकारी का नाम लिखा जाता है। 6वां है, अर्धशासकीय पत्र का प्रारंभ प्रिय महोदय, आदरणीय आदि शब्दों से किया जाता है। अर्धशासकीय पत्र का प्रारंभ प्रिय महोदय, आदरणीय आदि शब्दों से किया जाता है और इस प्रकार के पत्रों का अंत आपका भवनिष्ठ, विश्वासपात्र, आपका शुभेच्छु आदि शब्दों से किया जाता है और इस प्रकार के पत्रों का अंत जो है आपका भवनिष्ठ, विश्वासपात्र, आपका शुभेच्छु आदि शब्दों से किया जाता है, किंतु भवदीय नहीं लिखा जाता है। किंतु जो भवदीय है नहीं लिखा जाता है। 7वां पॉइंट है, प्रेषक अधिकारी सामान्यतः केवल अपने हस्ताक्षर ही करता है। प्रेषक अधिकारी सामान्यतः केवल अपने हस्ताक्षर ही करता है और अपने पद का उल्लेख नहीं करता। प्रेषक अधिकारी सामान्यतः केवल अपने हस्ताक्षर ही करता है और अपने पद का उल्लेख नहीं करता। 8वां, पत्र के अंत में बाईं तरफ प्राप्तकर्ता का पता लिखा जाता है। पत्र के अंत में बाईं तरफ प्राप्तकर्ता का पता लिखा जाता है। 9वां पॉइंट है, संबोधन में प्रिय श्री डैश 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 पाने वाले अधिकारी का नाम लिखा जाता है। संबोधन में प्रिय श्री डैश 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 पाने वाले अधिकारी का नाम लिखा जाता है। कार्यालय आदेश। नेक्स्ट है कार्यालय आदेश। कार्यालय आदेश किसी सरकारी विभाग द्वारा अपने अधीनस्थ कार्यालयों अथवा किसी कार्यालय द्वारा अपने यहाँ कार्यरत अधिकारियों कर्मचारियों के लिए समय समय पर निर्गत किए जाने वाले आदेशों की सूचना होती है। कार्यालय आदेश किसी सरकारी विभाग द्वारा अपने अधीनस्थ कार्यालयों अथवा किसी कार्यालय द्वारा अपने यहाँ कार्यरत अधिकारियों कर्मचारियों के लिए समय समय पर निर्गत किए जाने वाले आदेशों की सूचना होती है। इसका दायरा सीमित होता है। कार्यालय आदेश का दायरा सीमित होता है। यह किसी कार्यालय के सभी या एक कर्मचारी से संबंधित हो सकते हैं। इसका दायरा सीमित होता है। यह किसी कार्यालय के सभी या एक कर्मचारी से संबंधित हो सकता है। पदोन्नति, नियुक्ति, अर्जित अवकाश एवं नए नियमों की जानकारी। पदोन्नति, नियुक्ति, अर्जित अवकाश डैश नए नियमों की जानकारी डैश अर्जित अवकाश की स्वीकृति एवं अंतर्विभागीय स्थानांतरण की कार्यवाही इसी के अंतर्गत संपादित की जाती है। तो पदोन्नति, नियुक्ति, अर्जित अवकाश डैश नए नियमों की जानकारी डैश अर्जित अवकाश की स्वीकृति एवं अंतर्विभागीय स्थानांतरण की कार्यवाही इसी के अंतर्गत संपादित की जाती है। विशेषताएं हैं कार्यालय आदेश की विशेषताएं। पहली है कार्यालय आदेश का प्रारूप सीधा सादा होता है। इसमें तकनीकी जटिलता नहीं होती है। यह सरल व स्पष्ट शब्दों में लिखा जाता है। कार्यालय आदेश का प्रारूप सीधा सादा होता है। इसमें तकनीकी जटिलता नहीं होती है। यह सरल व स्पष्ट शब्दों में लिखा जाता है। दूसरा, कार्यालय आदेश में संबोधन, विषय वस्तु, अधोलेख आदि नहीं लिखे जाते हैं। कार्यालय आदेश में संबोधन, विषय वस्तु, अधोलेख आदि नहीं लिखे जाते हैं। तीसरा, कार्यालय आदेश के शीर्ष भाग में मध्य में संख्या, विभाग का नाम एवं दिनांक का उल्लेख किया जाता है। कार्यालय आदेश के शीर्ष भाग में मध्य में संख्या, विभाग का नाम एवं दिनांक का उल्लेख किया जाता है। चौथा है इसकी विशेषता, आदेश की भाषा अन्य पुरुष में होती है। आदेश की भाषा अन्य पुरुष में होती है अथवा अमुक व्यक्ति को सूचित किया जाता है आदि से इसे प्रारंभ किया जाता है। आदेश की भाषा अन्य पुरुष में होती है अथवा अमुक व्यक्ति को सूचित किया जाता है आदि से इसे प्रारंभ किया जाता है। पाँचवां, इसके नीचे पुनः कार्यालय आदेश शीर्षक से विषय वस्तु का विवेचन होता है। इसके नीचे पुनः कार्यालय आदेश शीर्षक से विषय वस्तु का विवेचन होता है। तत्पश्चात नीचे दाईं ओर निर्गत करने वाले अधिकारी का नाम और पदनाम होता है। तत्पश्चात नीचे दाईं ओर निर्गत करने वाले अधिकारी का नाम और पदनाम होता है। छठवां, सबसे नीचे बाईं ओर उन व्यक्तियों का नाम लिखा जाता है जिनके लिए आदेश जारी किए जाते हैं। सबसे नीचे बाईं ओर उन व्यक्तियों का नाम लिखा जाता है जिनके लिए आदेश जारी किया जाता है।
7th, अंततः प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित शीर्षक से संबंधित व्यक्ति के साथ साथ अन्य आवश्यक अधिकारीगणों विभागों को भी इसकी प्रतिलिपियों का पृष्ठांकन किया जाता है। अंततः प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित शीर्षक से संबंधित व्यक्ति के साथ साथ अन्य आवश्यक अधिकारी गणों विभागों को भी इसकी प्रतिलिपियों का पृष्ठांकन किया जाता है। अधिसूचना या विज्ञप्ति। अधिसूचना विज्ञप्ति सरकार के राजपत्र गजट में प्रकाशित होने वाली सूचना को अधिसूचना कहा जाता है। सरकार के राजपत्र ब्रैकेट में गजट में प्रकाशित होने वाली सूचना को अधिसूचना कहा जाता है। यह कार्यालय आलेखन का एक रूप है। सरकारी विभागों केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। सरकारी विभागों केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें अनेक तरह की सरकारी सूचनाएं होती हैं। जैसे आदेशों, नियुक्तियों, पूर्व नियुक्तियों, सेवा विस्तार, स्थानांतरण, सेवानिवृत्ति और निधन आदि की सूचना को अधिसूचित या विज्ञप्त कहते हैं। आदेशों, नियुक्तियों, पूर्ण नियुक्तियों, सेवा विस्तार, स्थानांतरण, सेवानिवृत्ति और निधन आदि की सूचना को अधिसूचना या विज्ञप्ति कहते हैं। अधिसूचना का गजट में प्रकाशन होता है। यह सूचनाएं वास्तव में राष्ट्रपति अथवा राज्यपालों की ओर से जारी की जाती हैं। इसलिए इसमें प्रेषक का उल्लेख नहीं रहता है। विषय संबोधन, अधोलेख आदि भी नहीं रहता है। तो यह सूचनाएं वास्तव में राष्ट्रपति और अथवा राज्यपालों की ओर से जारी की जाती हैं, इसलिए इसमें प्रेषक का उल्लेख नहीं रहता। विषय संबोधन, अधोलेखन आदि भी नहीं रहता है। अधिसूचना के अंत में भवदीय न लिखकर संबंधित अधिकारी का हस्ताक्षर और उसी के नीचे पद का नाम रहता है। अधिसूचना के अंत में भवदीय न लिखकर संबंधित अधिकारी का हस्ताक्षर और उसी के नीचे पद का नाम रहता है। सूचना पाने वाले अधिकारी को पृष्ठांकन से एक प्रति भेजी जाती है। इसके अलावा अन्य संबंधित विभागों को सूचित किया जाता है। अधिसूचना की एक प्रति अनिवार्य रूप से निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री को गजट में छपने के लिए भेजा जाता है ताकि इसे गजट के आगामी अंक में प्रेषित किया जाए। अधिसूचना की एक प्रति अनिवार्य रूप से निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री को गजट में छपने के लिए भेजा जाता है ताकि इसे गजट में आगामी अंक में प्रेषित किया जाए। अधिसूचना की विशेषताएं क्या होती हैं? इसमें सबसे ऊपर विभाग का नाम दिया होता है। दूसरा, इसमें स्थान और दिनांक विभाग के नाम के नीचे लिखे जाते हैं। क्रम संख्या मुख्य अंग में प्रारंभ में लिखी जाती है। इसमें अभिवादन नहीं होता। चौथा, सामान्यतः साहित्यिक उपाधियां जैसे MA, M.Com आदि नहीं लिखा जाता। साहित्यिक उपाधियां जैसे MA, M.Com आदि नहीं लिखा जाता। शैक्षणिक नियुक्तियों जैसे MS, MD, IAS, PCS आदि का उल्लेख अवश्य होता है। शैक्षणिक नियुक्तियों जैसे MS, MD, IAS, PCS आदि का उल्लेख अवश्य होता है। यह अन्य पुरुष में लिखी जाती हैं। इसमें हस्ताक्षर सचिव या विभाग के अध्यक्ष के द्वारा किए जाते हैं और उसके नीचे पद का भी उल्लेख रहता है। इसमें हस्ताक्षर सचिव या विभाग के अध्यक्ष के द्वारा किए जाते हैं और उसके नीचे पद का भी उल्लेख रहता है। शासकीय और अर्धशासकीय पत्र में अंतर। पहला अंतर है शासकीय पत्र, यह औपचारिक होता है। अशासकीय पत्र यह अनौपचारिक होता है। तो शासकीय पत्र औपचारिक होता है, अशासकीय पत्र अनौपचारिक होता है।
दूसरा, इसमें पत्र संख्या बीच में अंकित की जाती है। शासकीय पत्र में पत्र संख्या बीच में अंकित की जाती है। अशासकीय पत्र में इसमें पत्र संख्या दाहिनी ओर अंकित की जाती है। अशासकीय पत्र, इसमें पत्र संख्या दाहिनी ओर अंकित की जाती है। शासकीय पत्र का तीसरा डिफरेंस है, इस पत्र में प्रेषिती अर्थात पत्र प्राप्तकर्ता संबंधी विवरण प्रेषक के नीचे दिया जाता है। शासकीय में इस पत्र में प्रेषिती अर्थात पत्र प्राप्तकर्ता संबंधी विवरण प्रेषक के नीचे दिया जाता है। अशासकीय में इस पत्र में आपका के बाद नीचे से बाईं ओर विवरण दिया जाता है। इस पत्र में आपका के बाद नीचे से बाईं ओर विवरण दिया जाता है। चौथा, इस पत्र में संबोधन के रूप में महोदय का प्रयोग किया जाता है। इस पत्र में संबोधन के रूप में महोदय का प्रयोग किया जाता है। अशासकीय में इस पत्र में संबोधन के रूप में प्रिय श्री के साथ उपनाम का प्रयोग किया जाता है। इस पत्र में संबोधन के रूप में प्रिय श्री के साथ उपनाम का प्रयोग किया जाता है। पांचवा, इस पत्र में स्वनिर्देश के रूप में भवदीय शब्द का प्रयोग किया जाता है। इस पत्र में स्वनिर्देश के रूप में भवदीय शब्द का प्रयोग किया जाता है। इस पत्र में स्वनिर्देश के रूप में आपका भवनिष्ठ शब्द का प्रयोग किया जाता है। आपका या भवनिष्ठ शब्द का प्रयोग किया जाता है। छठवां, इस पत्र में धन्यवाद, साभार, सादर आदि शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता। तो शासकीय पत्र में धन्यवाद, साभार, सादर आदि शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता। इस पत्र में धन्यवाद, साभार, सादर आदि शब्दों का प्रयोग होता है। शासकीय पत्र का सातवां पॉइंट है, ज़रूरत होने पर इस पत्र में पृष्ठांकन किया जाता है। ज़रूरत होने पर इस पत्र में पृष्ठांकन किया जाता है। इस पत्र में पृष्ठांकन नहीं होता है। इस पत्र में पृष्ठांकन नहीं होता अशासकीय में। आठवां, ये पत्र सदैव अन्य पुरुष में लिखे जाते हैं। ये पत्र सदैव अन्य पुरुष में लिखे जाते हैं। अशासकीय, यह पत्र सदैव उत्तम या मध्यम पुरुष में लिखे जाते हैं। ये पत्र सदैव उत्तम या मध्यम पुरुष में लिखे जाते हैं। कार्यालय आदेश और अधिसूचना में अंतर। कार्यालय आदेश और अधिसूचना में अंतर। कार्यालय आदेश, यह किसी सक्षम कार्यालय द्वारा निर्गत आदेश होता है। यह किसी सक्षम कार्यालय द्वारा निर्गत आदेश होता है। अधिसूचना, यह किसी विषय के संबंध में आधिकारिक सूचना होती है। अधिसूचना क्या है? यह किसी विषय के संबंध में आधिकारिक सूचना होती है। यह केवल कार्यालयी होता है। कार्यालय आदेश, यह केवल कार्यालयी होता है। अधिसूचना, यह कभी कभी आम जनता से भी संबंधित होती है। यह कभी कभी आम जनता से भी संबंधित होती है। कार्यालय आदेश, इसमें विभाग व मंत्रालय का नाम बाएं तरफ उल्लिखित होता है। इसमें विभाग व मंत्रालय का नाम बाईं तरफ उल्लिखित होता है। अधिसूचना में, अधिसूचना में विभाग एवं मंत्रालय आदि का उल्लेख दाहिनी तरफ होता है। अधिसूचना में विभाग एवं मंत्रालय आदि का उल्लेख दाहिने तरफ होता है। कार्यालय आदेश का चौथा है, यह स्पष्ट एवं सरल शब्दों में होता है। अधिसूचना, इसकी शैली विधिक एवं टकसाली होती है। इसकी शैली विधिक एवं टकसाली होती है। पांचवा, यह अनुभाग अधिकारी द्वारा जारी किए जाते हैं। यह अनुभाग अधिकारी द्वारा जारी किए जाते हैं। ये आमतौर पर राष्ट्रपति राज्यपालों द्वारा जारी की जाती हैं। ये आमतौर पर राष्ट्रपति राज्यपालों द्वारा जारी की जाती हैं। ये कार्यालयों के मध्य पत्र व्यवहार के रूप में होते हैं। ये कार्यालयों के मध्य पत्र व्यवहार के रूप में होते हैं। ये आमतौर पर यह सरकारी गजट में प्रकाशित होती हैं। यह आमतौर पर यह सरकारी गजट में प्रकाशित होती हैं। अधिसूचना व परिपत्र में अंतर। अधिसूचना व परिपत्र में अंतर। अधिसूचना से तात्पर्य सरकारी घोषणा से है। अधिसूचना से तात्पर्य सरकारी घोषणा से है। इसका प्रयोग राजपत्रित अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नति, स्थानांतरण, त्यागपत्र, अवकाश, नियमों और आदेशों के लागू होने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग राजपत्रित अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नति, स्थानांतरण, त्यागपत्र, अवकाश, नियमों और आदेशों के लागू होने के लिए किया जाता है। यह सरकार के राजपत्र में प्रकाशित की जाती हैं। परिपत्र, जबकि परिपत्र एक प्रकार की सूचना है जो विभाग अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को देता है। जबकि परिपत्र एक प्रकार की सूचना है
जो विभाग अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को देता है। परिपत्र विभाग के अनुदेशों से संबद्ध होते हैं। दूसरा पॉइंट है, इस पत्र में सबसे ऊपर विभाग का नाम दिया जाता है। इसमें स्थान और दिनांक विभाग के नीचे दाईं तरफ लिखे जाते हैं। इस पत्र में सबसे ऊपर विभाग का नाम दिया जाता है। इसमें स्थान और दिनांक विभाग के नीचे दाईं तरफ लिखे जाते हैं। परिपत्र में इस पत्र में पत्र संख्या सबसे ऊपर कार्यालय या विभाग का नाम पत्र में लिखा जाता है। इस पत्र में पत्र संख्या सबसे ऊपर, उसके बाद कार्यालय या विभाग का नाम पत्र में लिखा जाता है। तीसरा, पत्रांक में व्यवहारिकता नहीं दिखाई जाती। पत्रांक में व्यवहारिकता नहीं दिखाई जाती, जैसे MA MSc। परिपत्र में प्रेषिती का पता न लिखकर बहुवचन में समस्त प्रेषितियों का पदनाम लिखा जाता है। परिपत्र में प्रेषिती का नाम का पता न लिखकर बहुवचन में समस्त प्रेषितियों का पदनाम लिखा जाता है। चौथा, इस पत्र का संबंध बहुधा एक विषय से होता है। अधिसूचना में इस पत्र का संबंध बहुधा एक विषय से होता है। परिपत्र में यह पत्र एक बार में पृष्ठांकन या कार्यालय ज्ञाप के रूप में भी हो सकता है। यह पत्र एक बार में पृष्ठांकन या कार्यालय ज्ञाप के रूप में भी हो सकता है। पांचवा, यह पत्र सरकारी गजट में प्रकाशित होता है। यह पत्र सरकारी गजट में प्रकाशित होता है। परिपत्र, यह पत्र सरकारी गजट न होकर सामान्य पत्राचार के माध्यम से ज्ञात होता है। यह पत्र सरकारी गजट में न होकर सामान्य पत्राचार के माध्यम से ज्ञात होता है। छठवां, यह पत्र विभागों से संबंधित नहीं होता। यह पत्र विभागों से संबंधित नहीं होता। परिपत्र, जबकि यह पत्र विभाग से संबंधित होता है। जबकि यह पत्र विभाग से संबंधित होता है। रेखांकित अंशों की व्याख्या कैसे करें। जो पैसेज आता है उसमें जो रेखांकित अंश होते हैं उनकी व्याख्या कैसे करें। रेखांकित अंशों की व्याख्या करना कठिन कार्य है, किंतु यदि इसे समझ लिया जाए तो यह उतना ही आसान हो जाएगा। सर्वप्रथम हमें रेखांकित अंशों को बार बार पढ़ना चाहिए तथा उसमें निहित अर्थ की खोज करनी चाहिए। अर्थ की खोज के बाद उसे अपनी भाषा शैली में लिखना चाहिए। अर्थ की खोज के बाद उसे अपनी भाषा शैली में लिखना चाहिए। रेखांकित अंशों में अक्सर गुण तत्व छिपे होते हैं, जिन्हें खोज निकालना पाठक के लिए आवश्यक होता है, क्योंकि इसी माध्यम से उसका अर्थ निकाल सकते हैं। सार लेखन या संक्षेपण। सार लेखन या संक्षेपण, प्रेसिस राइटिंग। संक्षेपण के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। संक्षेपण के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। प्रथमतः दिए हुए अवतरण का अर्थ जानना आवश्यक है, अतः दिए हुए अवतरण को 2-3 बार पढ़ना आवश्यक है। यह जरूरी नहीं है कि प्रत्येक शब्द का अर्थ जाना जाए। यह जरूरी नहीं है कि प्रत्येक शब्द का अर्थ जाना जाए। सार लेखन में दिए हुए अवतरण के सभी आवश्यक अथवा मुख्य भाव रहने चाहिए। सार लेखन में दिए हुए अवतरण के सभी आवश्यक तथा मुख्य भाव रहने चाहिए। संक्षेपण में यह आवश्यक है कि अवतरण के महत्वपूर्ण तथ्य को एक तारतम्य में रखा जाए। सारांश में तथ्यों की तारतम्यता आवश्यक नहीं। सारांश में तथ्यों की तारतम्यता आवश्यक नहीं है, लेकिन संक्षेपण में आवश्यक है कि अवतरण के महत्वपूर्ण तथ्य को एक तारतम्य यानी फ्लो में रखा जाए। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि कुछ को छोड़ देते हैं, फिर कुछ लोग ऐसा करते हैं कि कुछ को छोड़ देते हैं, फिर चुने हुए वाक्यों को जोड़ देते हैं, पर यह सार लेखन नहीं है। लेखक को अपनी ओर से किसी भी प्रकार की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। लेखक को अपनी ओर से किसी भी प्रकार की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। उसे तो केवल दिए हुए अवतरण के भावों को संक्षेप में अपनी भाषा में लिखना होता है। अपनी भाषा में लिखना होता है। यदि भाषा आपकी नहीं है तो इसका अर्थ लगाया जाएगा कि आपने अवतरण के विचारों को समझे बिना इधर उधर से काट छाट कर रख दिया है। यदि भाषा आपकी नहीं है तो इसका अर्थ लगाया जाएगा कि आपने अवतरण के विचारों को समझे बिना इधर उधर से काट छाट कर रख दिया है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि आप अवतरण में आए हुए सामान्य शब्दों को प्रयोग में नहीं ला सकते। सार लेखन संक्षेपण अधिकांशतः अन्य पुरुष और परोक्ष कथन में ही लिखा जाना चाहिए। संक्षेपण संबंधी सावधानी।
संक्षेपण संबंधी सावधानी। संक्षेपण करते समय मूल गद्य के भाव से भटकाव नहीं होना चाहिए। संक्षेपण करते समय मूल गद्य के भाव से भटकाव नहीं होना चाहिए। संक्षेपण स्पष्ट, तारतम्य व बोधगम्य होना चाहिए। संक्षेपण स्पष्ट, तारतम्य व बोधगम्य होना चाहिए। खुले रहने देना अर्थात संक्षेपण में यह आवश्यक है कि अवतरण के महत्वपूर्ण तथ्य को एक तारतम्य में रखा जाए। संक्षेपण में यह आवश्यक है कि अवतरण के महत्वपूर्ण तथ्य को एक तारतम्य में रखा जाए। संक्षेपण में अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग किया जाना चाहिए। संक्षेपण में अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग किया जाना चाहिए जहाँ संभव हो। संक्षेपण संतुलित हो अर्थात मूल गद्य से ही अधिकतर भाव का चयन किया जाना चाहिए। संक्षेपण संतुलित हो अर्थात मूल गद्य से ही अधिकांश भावों का चयन किया जाना चाहिए। संक्षेपण को पढ़ने के बाद मूल गद्य के संपूर्ण भाव व निष्कर्ष समझ आना चाहिए। फिर से पढ़ देती हूँ। संक्षेपण को पढ़ने के बाद मूल गद्य के संपूर्ण भाव व निष्कर्ष समझ आना चाहिए।